हेलो फ्रेंड्स, कल के प्रेसिडेंट की क्लास में हमने देखा था कि राष्ट्रपति को इम्पीच कैसे करते हैं, यानी उन पे महाभियोग कैसे लाते हैं। तो जब महाभियोग की बात होती है तो ये सब स्पेशल टर्म जो है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है और उसका ग्राउंड क्या होता है? अतिक्रमण संविधान का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात हुई थी। तो अब हमको ये बात करनी है कि अगर राष्ट्रपति इम्पीच्ड होते हैं, रिजाइन करते हैं, या उनकी तबीयत खराब हो जाए या उनका देहांत हो जाए, जैसा कि जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन का हुआ था, तब वो वैकेंसी और एब्सेंसी में क्या होगा। अब देखिए, एब्सेंट होना, वैकेंट होना, पहले ये समझिए क्यों। जैसे आप एक दिन स्कूल नहीं जाते थे तो आप क्या होते थे? एब्सेंट होते थे। लेकिन अगर आप केवी में पढ़े होंगे तो 1-2 साल आप अगर कॉन्जिक्यूटिव फेल होते हैं तो आपको क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। तो आपकी सीट क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी, ठीक, यानी खाली हो जाएगी। तो अब ये देखिए कि जब अगर एब्सेंट है राष्ट्रपति, क्या है? एब्सेंट है, तो एब्सेंसी का कारण क्या हो सकता है? राष्ट्रपति मैक्सिमम होता ये है कि वो 60+ वाले होते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है या कोई पर्सनल कॉज भी हो सकता है। तो अगर वो एब्सेंट होते हैं तो कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट। जैसे मान लीजिए कि आपको राष्ट्रपति बनाया गया और आपकी क्या हुई? खूब खुशी के कारण आपको क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। और हार्ट अटैक आ गया तो आप कहां पहुंचे? एम्स में। तो जैसे ही एम्स में आप पहुंचे तो आपका पद क्या हुआ? खाली हो गया, एब्सेंट हो गए आप। तो आपकी जगह पे कौन बैठा? वीपी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट भी कौन है? आपका दोस्त है कोई, ठीक, वो भी राष्ट्रपति की कुर्सी पाके इतना खुश हुआ कि वो भी कहां चला गया? एम्स में। तो इनकी जगह पे कौन बैठेगा? सीजीआई। अभी सीजीआई कौन है? एनवी रमन्ना सर। तो अब सीजीआई बैठेंगे उनकी जगह पे। उसके बाद मान लीजिए कि ये भी इतने खुश हो गए कि अरे यार, कभी सोचे नहीं थे कि राष्ट्रपति बनेंगे और बन गए। तब इनके साथ क्या होगा? जब ये चले जाएंगे तो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो बनेंगे, ठीक। अब आप पूछ सकते हैं कि सर इसके आगे का क्रम तो दिया नहीं है, लेकिन जोड़ लीजिए, 34 हैं, 34 को तबीयत खराब करते चलिए, ठीक, और आप जज बढ़ाते जाइए। तो अगर आपको जो है क्या करना है, प्रेसिडेंट बनना है और आप 10वें नंबर के जज हैं, तो पता है आपको आगे क्या करना है। अगर पता चल गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगा। वो जब कोर्ट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि उसमें क्या है। अब देखिए, वैकेंसी, जब सीट वैकेंट होती है, खाली होती है। अब खाली कैसे कैसे हो सकती है? पहली चीज कि आप स्वयं तंग आके क्या करें? रिजाइन दे दें। कहें कि नहीं चाहिए, राष्ट्रपति पद बहुत झमेला है, हमको चाहिए ही नहीं। जब अपने मन का कुछ कर ही नहीं सकता हूं तो ये पद लेके क्या करूंगा? रखो तुम अपने पास, ठीक। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप ये कहें कि अब हम कुछ कह ही नहीं सकते, प्राण पखेरु जो है उड़ लिए। अब तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपको क्या किया जाए, जैसा कि कल बताया था मैंने, इम्पीच्ड कर दिया जाए, आप पे महाभियोग ला दिया जाए। अब इन तीनों स्थितियों में क्रम आपको यह समझना है कि कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी ये तीनों चीजें होती हैं तो फिर से सीजीआई, और सीजीआई भी मान लीजिए इस वाली कैटेगरी में आगे खुश होके, तो उनके बाद सीनियर मोस्ट जज। अब ये देखिए, इसमें ज्यादा खुश नहीं होना है। ये सारे एग्जाम में पूछता है कि अगर प्रेसिडेंट वैकेंट है तो उनकी सीट पे कौन आएगा, अगर वीपी भी वैकेंट है तो उनकी सीट पे कौन आएगा, और सीजीआई भी वैकेंट है तो उनकी सीट पे कौन आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि कितने दिन तक रहेंगे आप प्रेसिडेंट। तो अगर एब्सेंट हैं सर तो आप रहेंगे जब तक सर वापस ना आ जाएं। तो वो एक दिन में भी तबीयत ठीक होके आ सकती है, मतलब एक दिन की भी चांदनी, या फिर 4 दिन की भी, या 4 महीने की भी, लेकिन 6 मंथ से ज्यादा नहीं। आप 6 मंथ से ज्यादा क्या होंगे? राष्ट्रपति नहीं बन सकते अगर आप कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर वैकेंट है तो क्या है? वैकेंट भी है तो 6 मंथ की बात है, आप रह सकते हैं। और इसमें प्रावधान यह है कि 6 महीने के अंदर दोबारा राष्ट्रपति का क्या होगा? इलेक्शन होगा। तब तक आप जो है खुशी मना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, दोनों स्थितियों में अगर आपको 2 घंटे के लिए भी राष्ट्रपति बनना हो, कितना? 2 घंटे के लिए भी,
तो आपको क्या करना होगा, उसकी ओथ लेनी होगी। इस बात को लिख लीजिए, क्वेश्चन हर बार पूछता है क्या आप कार्यवाहक राष्ट्रपति जब भी बनेंगे ओथ लेंगे या नहीं लेंगे। तो आप ओथ भी लेंगे और आपके जितने भी अलाउंसेज हैं, जो पर्क्स हैं, वो सारे राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट मिलेंगे। ठीक, और आपको ओथ कौन दिलाएगा, आपको ओथ दिलाएंगे सीजीआई। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हमको एक चीज ये समझ में आ गया कि आप मैक्सिमम पीरियड तक कितने दिन राष्ट्रपति रह सकते हैं, 6 मंथ। अब एक स्थिति ये भी तो बनती है कि टर्म मैंने बताया था राष्ट्रपति का 5 साल हो गया और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, तो क्या वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? जी हां, वही सेम राष्ट्रपति कंटिन्यू करेंगे। कब तक? जब तक कि नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते। ठीक है, और ये भी 6 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक, अगर उनका खुद ही मन हो कि हम भी चुनाव लड़ जाएं, तो री इलेक्शन का प्रावधान हम किसमें बताए थे? आर्टिकल 57 में। क्या है? री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दोबारा निर्वाचन। अब देखिए, जब इतनी बातें हुई और राष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण है, तो राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां भी होंगी। अब वो शक्तियां क्या क्या है, हमको ये चीज पढ़ना है। तो एक चीज आपको ये समझना है कि जब भी आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति हर जगह आएंगे। जब आप संसद पढ़ेंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि वहां हमारे राष्ट्रपति क्या होंगे? रिवाइज होंगे। इस वजह से यहां पे जो है मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा कि उनके पास क्या क्या पावर है जो क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए ये कि ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108। ठीक है, अब इसमें यह है कि ज्वाइंट सिटिंग जो है बुलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक, ये उनकी कौन सी शक्ति है? लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्ति है। ठीक, तो ये चीज जब मैं सिटिंग्स बताऊंगा, जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाऊंगा, तो ये चीज मैं दोबारा बताऊंगा। तो आपको मैं ये यहां नहीं समझाऊंगा कि ज्वाइंट सिटिंग क्या है। आपको जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाऊंगा तब ऑर्डिनेंस कैसे बनता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है, मैं बस इतना बताऊंगा कि अध्यादेश लाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कैसे लाया जाएगा, कितना दिन चलेगा, जब ये अध्यादेश आप पढ़ेंगे आर्टिकल 1, 2, 3 संसद में, तब मैं पढ़ाऊंगा। इस चीज को समझ के रखिएगा कि आपका कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, ये समझ जाइए। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर में ये है कि इंडिया में वॉर या पीस, ये कौन डिक्लेयर करेगा? ये डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट आपके। कौन डिक्लेयर करेंगे? प्रेसिडेंट। वॉर और पीस। उसके बाद मैंने बताया था कि ये तीनों जो सेनाएं हैं, फोर्सेस हैं, उनके क्या हैं? सुप्रीम कमांडर हैं। ठीक, एक चीज आपको ये समझ में आई। दूसरी चीज आपको बताई गई थी कि जितने भी काम होंगे वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे और उनकी मुहर से होंगे। इसीलिए होता है नेम एंड हिज सिग्नेचर एंड सील। ठीक है, तो वो जो शेर वाला जो अभी विवाद में था, वो जो शेर होता है ना, वही राष्ट्रपति की क्या होती है? मुहर होती है। तो मैंने जब आपको नेशनल सिंबल्स पढ़ाया था तो वो बताया था कि वो कहां से लिया गया, कब अपनाया गया। तो अगर आप भूल रहे हैं तो वहां जाके चेक कर लीजिएगा। ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक, अब आ जाइए लेजिस्लेटिव में। अब लेजिस्लेटिव की बात जब आप करते हैं, जब विधायिका की बात करते हैं, तो विधायिका में सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? जो विधि बनाए। जो विधि बनाए वो कौन है? हमारे यहां केंद्र में संसद, और राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। क्या है? एक अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। अब अंग क्यों है? संसद में 3 चीजों के मिला के संसद बनती है, जब मैं पढ़ाऊंगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जब यहां से दोनों बिल पास होता है, जब तक राष्ट्रपति अपना एसेंट न दे, अपनी अनुमति न दे, तब तक वो बिल जो है लॉ में तब्दील नहीं होगा। अब समझ में आया कि ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इनको एसेंट देने की बात की गई है आर्टिकल 111 में। अब ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसके साथ कौन सा वीटो लगाएंगे, ये जब हम पढ़ेंगे बिल संसद तब पढ़ेंगे। इस बात को हमको यहां पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो राष्ट्रपति कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि ये हर जगह है। ठीक, अब एसेंट दिए, अपनी अनुमति दिए, तो वो क्या हो गया? संसद का बिल जो है वो क्या बन गया? लॉ बन गया। तो लॉ बनने के साथ साथ ही एक चीज ये भी समझ में आई कि संसद को पहली बार बुलाएगा कौन?
प्रोक्लेमेशन कौन करेगा? वो करेंगे राष्ट्रपति। संसद को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और संसद को विघटित कौन करेगा, यानी उसको क्या पूरा खत्म करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें समझनी थी। और जब मान लीजिए संसद, लोकसभा और राज्यसभा सदन नहीं है, अपना कार्य नहीं कर रहा है, जैसे सेशन चलता है ना, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन, ये नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस लाने का पावर है। ऑर्डिनेंस, अब ऑर्डिनेंस लाने का पावर जो है, ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 1, 2, 3 में है। ठीक, अध्यादेश की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, जब दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो। ठीक, ये चीज इस वजह से ये इनकी कुछ क्या है, विधायी शक्तियां हैं जो आपको समझनी है। आप ऑर्डिनेंस पावर भी जब आप संसद पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, यहां आपको बस ये समझना है। अब देखिए, जैसे ये कैग की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये सब कौन करेगा? सब करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब आपको एक चीज ये समझना है कि नियुक्तियों को जो मैं बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की नियुक्तियां भी कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल क्या है? तो जुडिशियल में प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है। पार्डनिंग पावर क्या होता है? माफ करने की। जैसे आप सुने होंगे कि फांसी की सजा हुई है, क्षमा याचिका कहां गई है? राष्ट्रपति के पास। आप अक्सर पेपर में पढ़े होंगे। वो क्षमा याचिका जो है, क्षमा दान देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो आपको पार्डनिंग पावर कोर्ट जब पढ़ाया जाएगा, और पार्डनिंग पावर आता है आर्टिकल 72 में। ठीक, अब इस चीज को आपको ये समझना है। इससे हमको ये समझ में आया कि राष्ट्रपति एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसी ऑफिस है जिसके इर्द गिर्द सब घूम रहा है, एग्जीक्यूटिव भी, लेजिस्लेटिव भी और कुछ जुडिशरी भी। अब राष्ट्रपति के साथ एक समस्या ये भी हो सकती है कि मान लीजिए सर को लॉ की नॉलेज ना हो, जो भी राष्ट्रपति हो, सर और मैम, उनको लॉ की नॉलेज ना हो, तो अगर वो किसी भी समस्या पे अपना विचार जो है नहीं प्रकट कर पा रहे हो, तो उसके लिए वो किससे सलाह मांगेंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट से। किससे मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट जो है, इस पे सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है ये कि वो सलाह दे या न दे, सिर्फ एक जगह छोड़ के, अगर वो बात किसी इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतरराष्ट्रीय संबंध से लेके है, अंतरराष्ट्रीय संधि से लेके है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर बाइंडिंग है कि उसको देना ही देना है। लेकिन कोई भी सलाह सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट के पास जाएगी तो प्रेसिडेंट की मर्जी, वो सलाह माने या न माने, इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, इस आज की वीडियो में स्पेशली कोई नोट्स नहीं, कुछ याद नहीं करना है। आपको यह समझना है कि राष्ट्रपति कितने तरीके से लोगों से जुड़े हुए हैं, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संस्थाएं हैं, उनसे राष्ट्रपति की ऑफिस कैसे जुड़ी हुई है, ये चीज हम समझ गए। तो अब हम ये समझते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने राष्ट्रपति चुनाव पढ़ा था, तो एक समस्या ये होती है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई धांधली हो जाए, जैसा कि मुझे लगा कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई धांधली है, तो मैं कहां जाऊंगा? सीधे जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी किसी प्रकार की भी धांधली होती है, आपको लगता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उस मामले में, जो भी फैसला देगा वो क्या होगा? फाइनल एंड बाइंडिंग, अंतिम और बाध्यकारी होगा। मतलब अगर आपसे कह दिया कि अब आपका राष्ट्रपति पद नहीं है क्योंकि ये जो है गलत तरीके से चुनाव हुआ है, तो अब आप राष्ट्रपति नहीं रह सकते। लेकिन इससे एक क्वेश्चन जो है यहां अराइज होता है, जो हर बार एग्जाम में पूछता है कि क्या राष्ट्रपति के पद के हटने से, मान लीजिए ये कोई है XYZ, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका भाई निर्वाचन खारिज करता हूं मैं, तो अब बताइए कि इनके द्वारा किया गया कार्य, मान लीजिए 4 महीने तक ये रहे, उसके बाद खारिज हुआ, तो इन्होंने 4 महीने में कुछ काम किया होगा, 4 मंथ्स में कुछ ना कुछ तो किया होगा, अपॉइंटमेंट की होगी या बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं ये सारे काम, तो क्या इनके द्वारा किया गया कार्य भी जो है खारिज हो जाएगा? नहीं, इनके द्वारा कार्य जो है किया हुआ वो खारिज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा।
तो इस बात को ये सीधे क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, हटा दिया और प्रेसिडेंट को, तो क्या उनके द्वारा किया गया कार्य खारिज होगा? तो वो नहीं होगा। इस चीज को आप याद कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन जब ये आता है और बाइंडिंग हो गया आपके पास कि जो भी डिसीजन होगी फाइनल एंड बाइंडिंग हो गई, तो एक हम बताए थे कि वो क्या करेंगे, रिजाइन देंगे। तो वो रिजाइन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, अब जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे वो पद क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। तो अब लास्ट स्टेज में जब सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही थी कि लास्ट स्टेज ये है, तो एक ये भी तो हो सकता है कि इलेक्टोरल कोलाज पूरा ना हो। मैंने आपको कल बताया था ना कि एक फोटो बनाइए उसमें कोलाज में, तो मान लीजिए कोलाज पूरा नहीं है, मान लीजिए कि दिल्ली में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा है, वहां पे किसी की सरकार नहीं है, जो आज सरकार है वो सरकार नहीं है, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि इलेक्टोरल कोलाज खाली है, तो खाली होने के आधार पे क्या है कि आप चुनाव रोक सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। अगर इलेक्टोरल कोलाज इनकम्प्लीट है, क्या है? इनकम्प्लीट है, तो आप उनका चुनाव स्थगित नहीं कर सकते। और इस आधार पे कि इलेक्टोरल कोलाज सर पूरा नहीं था, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अगर प्रेसिडेंट का हम क्विक रिवीजन करें तो प्रेसिडेंट में हम एक चीज ये समझे कि प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाएगा, इंपीचमेंट कैसे होगी, ये सारी चीजें हम पढ़े हैं और यही सारी चीजें प्रेसिडेंट में इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं इसी में, वाइस प्रेसिडेंट। क्या? वाइस प्रेसिडेंट, बस उसी के आगे वाइस लगा दीजिए। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये होता है कि वाइस प्रेसिडेंट पद हम लिए कहां से? जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट कहां से लिया हमने? वाइस प्रेसिडेंट हमने लिया है यूएसए से। तो पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इनके वाइस प्रेसिडेंट में और हमारे वाइस प्रेसिडेंट में क्या अंतर है। ठीक, और सबसे बड़ा अंतर वैकेंसी से है। किससे है? वैकेंसी से है। जब हमारे प्रेसिडेंट वैकेंट सीट करते हैं किसी भी कारण से, तो वाइस प्रेसिडेंट कितने महीने के लिए आते हैं? 6 मंथ के लिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट का बचा हुआ कार्यकाल, जो रिमेनिंग पूरा होता है पीरियड, उन सब में वो एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो आप अब एक चीज ये समझिए कि मान लीजिए जो बाइडेन की उम्र ऑलमोस्ट 75 है, कल लुढ़क गए किसी भी कारण से, जो बाइडेन, उनको इतना टेंशन हो गया, अभी यूएस चाइना वॉर की जो है स्थिति हो रही है, मान लीजिए गलती से हो जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो गया, इतना स्ट्रेस लिए कि बाइडेन क्या हुए? जो हो गए, जो बाइडेन जो। ठीक, तो उसके बाद कमला हैरिस ये बनेंगी। क्यों? क्योंकि यही वाइस प्रेसिडेंट है। तो अब उनका बचा हुआ जो 3 साल है ना, बचा हुआ 3 साल कौन कंप्लीट करेगा? ये करेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते आप। मान लीजिए कि जो भी अभी प्रेसिडेंट है, आप इंडिया में जो है उनका सम्मान नहीं खोना चाहिए, तो XYZ कोई प्रेसिडेंट है, अगर इनकी जो है दुर्भाग्यवश क्या हो जाए, देहांत हो जाए, किसी भी कारण से वो क्या हो जाए, हट जाए, तो इंडियन जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो सिर्फ 6 महीने पे रहेंगे। इसीलिए इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को अमेरिकन थिंकर्स कहते हैं कि ये सीट क्या है? हॉलो है। ठीक है, खाली है, मतलब सिर्फ नाम के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका कोई काम नहीं, आपका काम सिर्फ 6 महीने के लिए भरना है और कुछ नहीं। अब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट में आगे क्या करना है। तो हमको वाइस प्रेसिडेंट में पता चला कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट से हमने प्रभावित होकर इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट पद बनाया। तो वाइस प्रेसिडेंट जो पद बनाया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए था, वो किस आर्टिकल में था? याद करिए, कमेंट में करिए अगर आपको अभी नहीं याद आ रहा है तो। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 62 में ये कहा गया है कि भारत का एक, 63 में है, ये 63 में है कि भारत का एक क्या होना चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक, अब जब वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए तो वाइस प्रेसिडेंट बनाए हम क्यों?
वाइस प्रेसिडेंट का पद इंडिया में स्पेशली बनाया गया था राज्यसभा के चेयरमैन के लिए। किसके लिए? राज्यसभा के चेयरमैन के लिए। तो इसको कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो। क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो पोस्ट है ये चेयरमैन की। मतलब अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आप चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इस पद पे होने के कारण सीधे बन जाते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट किसके चेयरमैन है? तो वो चेयरमैन है राज्यसभा के। लेकिन ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है, ये ध्यान दीजिए। क्या है? ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसा कौन सा पद है जो राज्यसभा का या उस सदन का मेंबर तो नहीं है लेकिन उस सदन का अध्यक्ष है, उस हाउस का चेयरमैन है, तो वो क्या कहलाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। और एक्स ऑफिशियो की बात की गई है आपका आर्टिकल 64 में। अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि यहां पे सबसे जरूरी क्वेश्चन ये है कि सदन का मेंबर ना होते हुए भी उस सदन का क्या है? वो अध्यक्ष है। वो कौन होगा? वो उपराष्ट्रपति होगा। वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, इस बात को गांठ बांध लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये पद बनाया क्यों गया, ये भी 65 में कहा गया है। कहा यह गया है कि राष्ट्रपति जब नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पे काम करेंगे। जब राष्ट्रपति की पद वैकेंट होगी, एब्सेंट होगी, ये बात कही गई है आर्टिकल 65 में। तो अब एक चीज देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट को कोई अलग से कुछ काम नहीं दिया गया है। इनके जितने भी अलाउंसेस होते हैं, जो पेमेंट मिलती है, वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलती, वो मिलती है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति होने के कारण इनको क्या मिलता है? इनका अलाउंसमेंट मिलता है, इनको जो है वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति का कोई अपना वेतन नहीं होता, इस पद का कोई अपना वेतन नहीं होता। इस चीज को आप जब समझ लिए तो अब समझिए ये कि इनका भी तो इलेक्शन होगा। जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन कराए थे, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। ठीक, ये सेम चीज वाइस प्रेसिडेंट में थी। दूसरा किससे होगा? सीक्रेट बैलेट से होगा। और तीसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा। किससे होगा? रिप्रेजेंटेशन से होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें। अब बताइए, ये तीनों चीजें क्या राष्ट्रपति में कॉमन थी? हाँ, ये तीनों चीज राष्ट्रपति में थी। अब एक चीज राष्ट्रपति में और क्या थी? सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय पद्धति। इनके में भी ये सेम चीज लागू होगी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेफरेंशियल सिस्टम। मेरा प्रेफरेंस क्या है? 1 पहले प्रेफरेंस पे है, 2 दूसरे प्रेफरेंस पे है, 3 तीसरे प्रेफरेंस पे। हम इस तरीके से वोट देंगे। ये होता है सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोट, जैसा कि मैंने राष्ट्रपति में बताया था। तो अब एक चीज ये देखिए, ये चारों चीजें राष्ट्रपति से क्या है? कॉमन है। ठीक, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा राष्ट्रपति में और वैसा। अब यही मैं कह रहा था कि जब आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें, दूसरे पदों को जब आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का नाम आएगा और राष्ट्रपति आपका क्या होगा? रिवीजन होगा। अब हमको ये पढ़ना है कि जब इतना हो गया तो इलेक्शन होगा, और इलेक्शन इनडायरेक्ट हो रहा है तो उपराष्ट्रपति को कौन चुनेगा? तो मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, बस। यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के जितने सदस्य होंगे टोटल मिलके कौन किसको चुनेंगे? उपराष्ट्रपति को। अगर यही बात राष्ट्रपति में होती थी तो आप क्या कहते थे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ 2 UTs दिल्ली एंड पुदुचेरी। तो ये चीज यहां पे अलग है। अब राष्ट्रपति को चुनने के लिए यहां इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर आ रहे हैं, और लोकसभा तो जब दोनों मेंबर आए तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल हुआ ना भाई, कुल सदस्य किसके? लोकसभा के और राज्यसभा के कुल सदस्य मिलकर किसको चुनेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। अब जैसा कि हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, राष्ट्रपति चुने गए, अगर इनकी भी कोई बात अड़चन में आ जाती है, ऐसे कि इनका भी इलेक्शन प्रोसेस जो है दिक्कत में आ जाएगा, तो आप कहां जाएंगे? सीधे
सुप्रीम कोर्ट। तो एक चीज हमको क्लियर हो गई कि बात अगर प्रेसिडेंट की हो या वाइस प्रेसिडेंट की, अगर इलेक्शन प्रोसेस में कोई गड़बड़ी होती है तो उसको लेके हम कहां जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट। और यहां भी सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो क्या होगा, अंतिम और बाध्यकारी होगा। ठीक है, अगर आपको हटा दिया तो आप हट जाएंगे। ये भी चीज क्या है, कॉमन है। ये चीज हमको यहां से समझ में आ गई। अब अगला हमको ये समझना है कि जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति सर क्या होते हैं, 35 साल की उम्र होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और लोकसभा के मेंबर क्वालिफाई होने चाहिए। वीपी के लिए क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी दो क्लॉज सेम है। 35 साल आपकी उम्र पूरी होनी चाहिए, मतलब मैं उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। दूसरी चीज, आप भी नहीं बन सकते। तीसरी चीज क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। जैसा कि मैंने वहां भी बताया था, भारत के नागरिक किस तरीके से, ये नहीं लिखा है, बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अब देखिए, मेरा ये कहने का मतलब कि आज आप नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं हो सकते। आप 35 साल पूरी करिए, आप राष्ट्रपति बनिए, उपराष्ट्रपति बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, आपकी मर्जी। लेकिन आपको एक और कंडीशन फॉलो करना होगा, क्या, आप क्वालिफाई होने चाहिए, मतलब आपकी अर्हता जो है वो होनी चाहिए, क्वालिफाइज एज राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा के सदस्य बनने की जो योग्यता है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए वो होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट में ये क्या था, लोकसभा। तो यहां से देखिए हम रिवीजन भी करते चल रहे हैं, कंपैरिजन भी करते चल रहे हैं, और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है। और ये दोनों तो सेम है, तो हर बार क्वेश्चन यही फंसाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति बनेंगे ना, और लोकसभा प्रेसिडेंट, उनको पूरा देश संभालना है। वो किसके सिंबल हैं, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडरिटी के सिंबल हैं। अब हमको एक चीज ये समझना है कि जब ये हो गया तो राष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का भी तो टर्म होगा। प्रेसिडेंट का क्या टर्म था, हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट का टर्म था 5 साल। हाँ, 5 साल, इसके बाद बता दें, 5 साल उनका टर्म था, तो इनका भी टर्म कितना होगा, 5 साल इनका भी टर्म होगा, वाइस प्रेसिडेंट का भी। लेकिन जैसे राष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर रहे थे, रिजाइन दे रहे थे, तो वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देंगे, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और इसी को कहते हैं वाइस वर्सा। ठीक, तो जब भी आप पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट इनको रिजाइन करेंगे, तो इसको मतलब एक बोलते हैं कि प्रेसिडेंट रिजाइन टू वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस वर्सा, मतलब उसी का ठीक उल्टा। ठीक है, ये एक चीज हम लोग राष्ट्रपति में और पढ़े थे कि उनके साथ 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स गए थे। ठीक, प्लस उनको कितना रुपया जमा करना पड़ा था, 15,000। ठीक है, ये दोनों चीजें हुई थी। और वैलिड वोट कितने चाहिए थे कि जमानत जब्त ना हो, 1/6। वाइस प्रेसिडेंट में बस ये बदल जाएगा, 20 प्रपोजर चाहिए आपको वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए और 20 सेकेंडर्स। क्यों, देखिए उनके पास उनका इलेक्टोरल कॉलेज बहुत बड़ा था, वहां पे विधानसभा के भी लोग आ रहे थे। यहां पे देखिए कि आप किससे चुनेंगे, बस लोकसभा और राज्यसभा से। 545 यहाँ के, 245 यहाँ के, तो 20-20 बहुत हुआ ना। और उनके पास क्या है कि 2800 की विधानसभा मिला लीजिए, तो देखिए कितना बड़ा नंबर है, तो वो नंबर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे 20 और 20 ये एक चीज आई। अब यही चीज है कि कंडीशन से जब हमने पढ़ लिया कि 20 सेकेंडर और 15,000 आप कहां जमा करते हैं, आरबीआई में। ठीक है, और 1/6 किसका चाहिए आपको, वैलिड वोट्स का। अब जब ये सारी बातें हो गई तो अब आपको समझ में आ गया कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। और अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे। अब यहां से हमको एक चीज ये समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री। क्यों, क्योंकि आने वाले दिनों में वाइस प्रेसिडेंट के भी चुनाव है। तो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनको आप फिलोसोफर किंग भी कहते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और ये भी कितनी बार रहे, 2 बार।
इनके अलावा एक और वाइस प्रेसिडेंट थे जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हामिद अंसारी। ये भी कितनी बार रहे हैं? 2 बार रहे हैं। और अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू, ये प्रेजेंट में है। अब अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, ये आपको जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, किस तरीके से होगा ये हमने बता दिया। सीक्रेट बैलेट से होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोट होगा, उनको 20 सेकेंडर्स चाहिए, 20 प्रपोजर्स चाहिए, ये सारी बातें हो गई। 35 साल उनकी एज होनी चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए किसके लिए? राज्यसभा मेंबर के लिए। जैसे मैं तोते की तरह बोल रहा हूं ना, आप भी पढ़ेंगे तो तोते की तरह याद हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को तोता ही समझना है और याद करके चलना है। तो जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बने तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाया जा रहा था, तो इनको भी तो ओथ दिलाओगे भाई, शपथ तो ये भी लेंगे। इनकी शपथ कौन कराएगा? इनकी शपथ कराएंगे प्रेसिडेंट। अब देखिए फिर यहां प्रेसिडेंट आए, तो आप ये एक ऐसा पद है कि अब जितनी भी पॉलिटी पढ़ेंगे सर और मैम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये पद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये चीज ये याद रखिएगा कि हर बार पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाएगा, सीजीआई का ओथ कौन दिलाएगा, या प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जिसको फैक्ट आप कहते हैं, ये वही चीजें हैं। तो आपको इन चीजों को दिमाग में बैठा के चलना है कि याद हो जाए। मैं यहां कंपैरिजन इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि मुझे याद करना है, कंपैरिजन इस वजह से कर रहा हूं कि यहां से आप उसको रिलेट कर सकें। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में बहुत अंतर नहीं है, तो रिलेशन एक बना के चलना है, ठीक है। अब एक स्थिति ये हुई कि आप ओथ लिए, और ओथ लेने के बाद आपने क्या किया? रिजाइन कर दिया। रिजाइन आप किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को ही करेंगे। तो रिजाइन कर दिए तो आपकी भी सीट तो वैकेंट हुई, या आप एब्सेंट भी होंगे। तो इसका क्या प्रावधान है? अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एब्सेंसी का इनका काम क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? एक कि ये सभापति हैं, किसके? राज्यसभा के। दूसरा इनका काम क्या है कि अगर प्रेसिडेंट सर न रहे तो उसकी जगह पे ये बैठ जाएं। तो अगर ये खुद एब्सेंट है वाइस प्रेसिडेंट, तो इनको एब्सेंट रहने दिया जाता है, इनकी जगह पे कोई नहीं बैठता है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि सभापति का काम राज्यसभा के उप सभापति संभाल लेते हैं, जब राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। और प्रेसिडेंट तो अपने पास ही है, अगर ये नहीं है तो सीजीआई आ जाएंगे, आपको बताया ही था। तो इनको एब्सेंट होने पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्या है? वैकेंट है, सीट क्या हुई? खाली हो गई, आप इनको क्या किए? हटा दिए, रिमूवल इनका आ गया। अब इनका रिमूवल पढ़ेंगे कैसे आएगा, तो इनका रिमूवल आ गया। दूसरी चीज ये रिजाइन दे दिए। तीसरी चीज ये है कि इनका देहांत हो गया। तो जब वैकेंसी आएगी, तो जैसा कि राष्ट्रपति में हमने 6 महीना पढ़ा था, इनके में है एज सून एज पॉसिबल आप क्या करेंगे? चुनाव कराएंगे। हिंदी में यथाशीघ्र दोबारा चुनाव कराएंगे, कोई समय सीमा नहीं दी हुई है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, और वहां पे ऑप्शन में 6 मंथ रहता है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो होगा क्या। अब उपराष्ट्रपति जब वैकेंट की बात आई, तो हमने ये देखा कि उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति की तरह हटाया जा सकता है। कोई भी पद जो है ऐसा नहीं है जिसको हटाया ना जा सके, अगर आप गलत काम करते हैं तो। अब हमको पढ़ना है वीपी का क्या? रिमूवल। रिमूवल में हमको ये पढ़ना है कि ये रिमूव कैसे होंगे। तो इनको भी क्या जाएगी? पहले 14 दिन की नोटिस इनको भी भेजिए, ठीक। उसके बाद हमारे पास आपको पता है कि हटाने के लिए दोनों सदन हैं, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। राष्ट्रपति में ये क्या था कि दोनों सदन में से कहीं भी बिल की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में बिल की शुरुआत जो है सिर्फ यही इनिशिएट होगी। कहां इनिशिएट होगी? सिर्फ राज्यसभा में उनको हटाने की बिल जो है शुरुआत होगी, और यहां पे उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हटाया जाएगा, यानी स्पेशल मेजॉरिटी से। और स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 इंटू
प्रेजेंट एंड वोटिंग यहां पे न होके होगा कंप्लीट राज्यसभा माइनस वैकेंसीज। अब देखिए ये क्या है, ये भी स्पेशल मेजॉरिटी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि राज्यसभा में 245 सीटें हैं, मान लीजिए क्या ये है ही है, और 2/3, लेकिन आपको पता है कि 12 लोग मनोनीत होते हैं और कुछ लोग जो है हर दूसरे साल रिटायर भी होते हैं। तो अब हमको ये समझना है कि मान लीजिए कि 3 पद खाली है, 3 सीटें खाली हैं, तो आप कैसे उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं? 2/3 2/4 इससे कम नंबर में आप नहीं हटा सकते। ठीक है, इसी वजह से इनकी स्पेशल मेजॉरिटी यहां पे अलग स्पेशल मेजॉरिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब जब राज्यसभा से हट गए तो लोकसभा में बिल जाएगा भाई, जाएगा ना, कि भाई हमने इनिशिएट किया, राज्यसभा ने ही बिल लाया, राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से पास किया, और राज्यसभा उसको कहां भेजेगी? पास की हुई बिल को लोकसभा में। तो लोकसभा उस पर क्या देगी? सहमति देगी। क्या देगी? सहमति। और सहमति का मतलब क्या होता है? नॉडिंग का मतलब होता है सदन कभी भी किसी भी चीज को सहमति देती है तो वो क्या करती है? मेजॉरिटी से देती है। और यहां पे क्या होगा? सरल सिंपल मेजॉरिटी जो है लोकसभा पास करेगी। तो अगर आपको उपराष्ट्रपति पद को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो आप उनको 14 दिन की नोटिस दीजिए, राज्यसभा में बिल ले आइए, और सिर्फ राज्यसभा में बिल आ सकेगा और वो 2/3 बहुमत से होगा, जिसमें से वैकेंसीज आप माइनस कर देंगे कि जितने लोग जो है पद खाली है राज्यसभा की जो सीटें वो खाली करके, उसके बाद जब यहां से पास हो जाएगा तो वो कहां जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा क्या देगी? सिर्फ सहमति देगी। और सहमति का क्या मतलब होता है? सरल बहुमत से पास करेगी। सरल बहुमत से पास करेगी तो राष्ट्रपति आपके हट जाएंगे, और राष्ट्रपति हट जाएंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव हमको कब कराना है? सॉरी, उपराष्ट्रपति हट जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट हट जाएंगे, तो हमको उनका चुनाव कब कराना है? उनका चुनाव कराना है एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र उनको चुनाव करा के बैठा देना है। तो एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कौन सा ऐसा सदस्य है जो उस सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उस सदन का सभापति है। ये मेरे मुंह से आप तीसरी चौथी बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि यही चीज एग्जाम में आपको दिखेगा। जो लोग अभी वीडियो पढ़ के पेपर दिए उनको पता है कि वीडियो से कितनी चीजें आ रही हैं, तो आप बस इस पे फोकस करिए और आप ये कोशिश करिए कि आपको क्लास में ही मैं जितनी बार बोल रहा हूं वो याद हो जाए। तो यहीं पे हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो है क्या होता है? खत्म होता है। वाइस प्रेसिडेंट में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपने नोट्स में जो आप लिखे हैं वहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, और जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, अभी कुछ दिनों में हो जाएगा, वहां पे नए वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिख लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।